हेलो एवरीवन। तो कल अपन ने साइक्लोट्रॉन पढ़ा था, ठीक है। साइक्लोट्रॉन में कर लिया था, लास्ट में साइक्लोट्रॉन की अदक्षता देखी थी, इनएफिशिएंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, ठीक है। वो दक्षता नहीं थी, अदक्षता थी, इनएफिशिएंसी, ठीक है। तो उसमें क्या देखा था अपन ने, साइक्लोट्रॉन में कुछ कमी थी, तभी सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन का यूज किया गया। आज जो करेंगे सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, वो क्यों यूज लिया गया वो देखेंगे। उसकी जब इनएफिशिएंसी क्या आई थी, एम ओमेगा बराबर इसकी फ्रीक्वेंसी थी, रेडियल फ्रीक्वेंसी क्या आई थी, क्यूब बी अपॉन एम नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इसमें क्या किया था, जैसे जैसे वेग बढ़ रहा था तो जो डी के मध्य जो आयन था उसकी आवर्ती कम होगी। वेग बढ़ने से इसकी आवर्ती कम होगी। कैसे कम होगी वो अपन ने देख ली थी। जैसे जैसे वेग बढ़ेगा, जैसे v c के बराबर तो हो नहीं सकता, c के बराबर ये जो वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी है, इसके बराबर तो हो नहीं सकता। फिर भी अगर माने इसको c माने तो ये 1, ये फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 0, ठीक है। या फिर रेडियल ना देख के फ्रीक्वेंसी देखें तो ये 2 पाई इंटू हो जाएगा, वो तो सेम ही बात है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी अगर इसको c के बराबर माने। जैसे जैसे v का मान बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी। मतलब जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, जो भी पार्टिकल मोशन कर रहा है 2D के मध्य, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। मतलब उसकी जो मोशन है वो बहुत कम हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, वो इन डी के मध्य सही समय पर गति नहीं कर पाएगा। मतलब इसकी एनर्जी और वेलोसिटी में ज्यादा इंक्रीज करने पर फ्रीक्वेंसी का मान कम हो जाता है। तो ये इसकी इनएफिशिएंसी थी। इसकी वजह से साइक्लोट्रॉन की जगह अब सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन का यूज करेंगे। उसमें क्या होता है देखते हैं, ठीक है। आवर्ती कम हो जाएगी, उसका कुछ यूज ही नहीं होगा। आवर्ती कम हो जाएगी, वो बहुत टाइम लेगा ऐसे ही आवर्ती करने में, ठीक है। तो इस वजह से उसका यूजफुल इतना नहीं है। तो अब लेते हैं अपन सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। तो सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में क्या करते हैं, जो वहां पर परिवर्ती मैग्नेटिक फील्ड दिया गया था उसको कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कांस्टेंट रखते हैं। तो इन डी के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है उसकी आवर्ती को इस प्रकार लिया जाता है कि वो जो आयन लिया जाता है मिडिल में, उसकी आवर्ती के अनुनादी हो, ठीक है। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में ऐसे लिया जाता है। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की व्याख्या में एक सिद्धांत है, फेज स्टेबिलिटी प्रिंसिपल, उसके द्वारा देते हैं। इंपोर्टेंट है ये, शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी आता है, फेज स्टेबिलिटी प्रिंसिपल। देखते हैं ये क्या होता है फेज स्टेबिलिटी। शॉर्ट क्वेश्चन में भी डाल देते हैं इसको, या फिर बड़े क्वेश्चन में भी छोटे पार्ट होके आ सकते हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से फेज स्टेबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, तो ये तो समझ में आ गया होगा सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन का यूज क्यों किया। क्योंकि उसमें साइक्लोट्रॉन में जो कमी थी उसको दूर करने के लिए सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन का यूज किया गया, ठीक है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कांस्टेंट रखते हैं, नियत रखते हैं। तो फेज स्टेबिलिटी प्रिंसिपल में क्या करते हैं, इसमें जो साइक्लोट्रॉन होता है उसकी ऐसी कक्षाएं स्थापित की जाती हैं जिनका फेज स्टेबल रहता है, ठीक है, जिनकी कला स्थायी रहती है। वो कैसे लिया जाता है, इसमें जो विद्युत क्षेत्र ई की आवर्ती फ्रीक्वेंसी जो आयन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी के अनुनादी हो, ठीक है। इस प्रकार इसमें लिया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट लिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन कब आएगी, जब फेज स्टेबल हो। तो वेव के माध्यम से इसके फेज स्टेबिलिटी कला स्थायित्व सिद्धांत देखते हैं, ठीक है। ये साइन वेव है, इसमें क्या होता है, यहाँ 0
पाई, 2 पाई, 3 पाई, आगे और ले लेते हैं, 4 पाई। इसमें सबसे पहले जीरो फेज की कंडीशन देखते हैं कहाँ मिलती है। जीरो फेज की कंडीशन हमें मिलेगी 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे। ये जीरो फेज कब मिलता है? शून्य कला स्थायित्व तो कब मिलता है? ये उस टाइम मिलता है जब जो विद्युत विभव है वो शून्य हो। एक चीज ध्यान रखना, कल अगर मैंने दक्षता बोल दी हो तो उसको अदक्षता कर लेना। जो साइक्लोट्रॉन की एफिशिएंसी बोला होगा तो उसको इनएफिशिएंसी कर लेना, ठीक है, कल की लेक्चर में। अब देखते हैं इसमें कला स्थायित्व सिद्धांत कैसे होता है। या कोई T1 समय है, ये T2 है, ठीक है, ये T3 है। तो इसमें क्या होता है, आयन अगर नियत आवर्ती या कांस्टेंट आवर्ती से, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से अगर चक्कर लगाएंगे तो इसकी ऊर्जा में ना तो कमी होगी ना वृद्धि होगी। ऊर्जा में ना तो कमी होगी ना वृद्धि होगी। तो ऐसे आयन पर अपन देखते हैं जिसमें T1 समय पर, माना कि जो D के मध्य आयन T1 समय में एक साइकिल पूरा करते हैं, तो T1 समय में इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका फेज इतना है, ठीक है। सेकंड में अगर अपन देखें, माने कि जो आयन है वो इस टाइम इसका विभव होगा धनात्मक होगा, ध्यान रखना ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो इस टाइम इसका विभव होगा धनात्मक होगा, मतलब वेग और आयन की जो वेग और जो ऊर्जा है उसमें वृद्धि होगी। वेग मतलब जो वेलोसिटी में वृद्धि होने पर, वेलोसिटी में अगर वृद्धि होगी F बराबर वेलोसिटी में अगर वृद्धि हो रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी में कमी होगी। तो सेकंड अगर टाइम T2 टाइम पर अपन देखें तो इस टाइम इसकी फेज ज्यादा थी, दिख रहा है फेज। अगर T2 इसकी आवर्ती में कमी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी में कमी होगी अगर वेलोसिटी T1 टाइम पर बढ़ रही है, तो T2 टाइम में दोनों D के मध्य थोड़े देर टाइम बाद पार्टिकल पहुंचेगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी में वृद्धि होने पर, जो फ्रीक्वेंसी में कमी होने पर T2 टाइम पर ये कमी पूछेगा, कम मतलब लेट पूछेगा, तो इस वजह से इसकी जो फेज है वो कम हो जाएगी। देखना T2 टाइम पर कम हो गई। इसी प्रकार वेलोसिटी में थोड़ी वृद्धि होगी तो आवर्ती में जो फ्रीक्वेंसी है और कमी हो जाएगी, और कमी हो जाएगी तो T3 टाइम पर इसकी फेज और कम हो जाएगी। एक ऐसी कंडीशन आएगी जब फेज नेगेटिव होके 0 हो जाएगी, मतलब शून्य कला की कंडीशन में आ जाएगी। तो शून्य कला की स्थिति में आ जाएगी लास्ट में, ऋणात्मक विभव होते हुए शून्य कला, क्योंकि जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी और एनर्जी में वृद्धि होगी, इसकी आवर्ती फ्रीक्वेंसी में कमी होती जाएगी, और ये T4, T5, T6 टाइम पर ये इसका फेज घटता चला जाएगा। जैसे इसमें फेज ज्यादा था, फिर कम हुआ T2 टाइम पे, T3 पे और कम हुआ, तो इसका फेज कम होता चला जाएगा। तो जब वेलोसिटी और एनर्जी होगी वो कम होगी, उस टाइम में इसकी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इस कंडीशन में ये शून्य कला की स्थिति में, दोबारा से शून्य कला की स्थिति में चले जाएंगे, ठीक है, जीरो फेज की कंडीशन में चले जाएंगे। तो ये था फेज स्टेबिलिटी प्रिंसिपल। इसमें कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो तो बता देना। इसमें यही था, T1 टाइम पर इसकी फेज ज्यादा होगी, फिर T2 टाइम पे फेज कम हो जाएगी, थर्ड T3 टाइम पे फेज और कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि इसका वेग बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, तो फिर इसका जो फ्रीक्वेंसी वो कम हो जाएगी। एक ऐसी कंडीशन आएगी जब इसका ऋणात्मक विभव हो जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में ऋणात्मक विभव हो जाएगा और
ऋणात्मक होते हुए शून्य की ओर अग्रसर होगा। शून्य की ओर अग्रसर होगा तो इसकी वेलोसिटी और एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी, जिससे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और जो पार्टिकल है वो अपनी निश्चित आवृत्ति से गति करेगा। ठीक है, दोनों डीज के मध्य। तो ये साइक्लोट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए, जो भी उसकी क्षति को पूर्ति करने के लिए ये सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन दिया गया। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन के अंतर्गत ही फेज स्टेबिलिटी प्रिंसिपल आता है, जो ये था। ठीक है, कल अपन सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की वर्किंग देखेंगे, कैसे वर्किंग करता है। ठीक है, तो ये इसका फेज स्टेबिलिटी प्रिंसिपल था, क्यों दिया गया, ये सब क्लियर होगा। ठीक है, करते हैं तो कल इसकी वर्किंग।